हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना जो केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री का जो सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था वाला चैप्टर चल रहा था, इसकी इससे पहले 8 क्लासें पूरी हो गई थी। आज इसके अपन 9वीं क्लास के बारे में बात करेंगे। तो अपन पढ़ रहे थे ठोस, किस लिए? ठोसों में संकुलन दक्षता, पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में अपन पढ़ रहे थे। पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में अपन, संकुलन दक्षता के बारे में अपन पढ़ रहे थे। संकुलन दक्षता किसे कहते हैं? संकुलन दक्षता ये मैंने बता दिया था आपको। इसके बाद में मैंने आपको सबसे पहले बताया था सीसीपी या फिर अपन किसकी बात करें, एचसीपी की बात करें, इनमें संकुलन दक्षता कितनी थी? 74% कैलकुलेट करके मैंने आपको बता दी थी। फिर अपन ने देखी थी बीसीसी में संकुलन दक्षता, वो कितनी थी? 68%, ये भी कैलकुलेट करके मैंने आपको बता दी थी। आज अपन संकुलन दक्षता देखेंगे, सरल घनीय जालक की संकुलन दक्षता के बारे में आज अपन पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो अपन बात करते हैं सरल घनीय जालक की संकुलन दक्षता। तो ये सरल घनीय जालक की संकुलन दक्षता, सरल घनीय जालक की संकुलन दक्षता, अब देखो अपन बात करते हैं सरल घनीय जालक की संकुलन दक्षता की। आप सभी जानते हो सरल घनीय जालक होता है, उसकी एकक कोष्टिका में गोले कितने होते हैं? मैं कहूं सरल घनीय जालक की एकक कोष्टिका में, घनीय जालक की एकक कोष्टिका में गोले बोले या फिर मैं बोले अवयवी कण या फिर बोले परमाणु, कितने परमाणु होते हैं? गोलों की संख्या 1 होती है। वो आपको पता है, अपन कैसे निकालते हैं? 1/8 गुणा 8 करके 1 निकाली थी। कैसे निकाली थी? सरल जो घनीय जालक होता है उसमें अवयवी कण केवल और केवल कहां पर अवस्थित होते हैं? केवल और केवल कोनों पर ही अवस्थित होते हैं, या मैं कहूं स्थित होते हैं। जैसे यहां की बात करूं, ये कोना है, ये कोना है, तो कण केवल कहां पर स्थित होंगे? केवल और केवल कहां पर स्थित होंगे? कोनों पर ही स्थित होंगे। ये एक कोने पर कण है और ये इसके इस दूसरे कोने पर ये अवयवी कण यहां पर स्थित होगा। तो ये अपने को कितने कण यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं? इसमें ये देखो इसके कोने पर, और ये गोला भी कहां पर स्थित है? इसके कोने पर ही स्थित है। तो ये किसकी एकक कोष्टिका है? ये है सरल घनीय जालक की यूनिट सेल की एकक कोष्टिका। बताओ इसमें अवयवी कण या गोलों की संख्या कितनी है? 1 है। अपन मानते हैं, माना, चलो यहां से मैं सोल्व करता हूं इसको। माना एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई, एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई, किनारे या फिर एज किनारे की लंबाई घन की भुजा है, यानी घन की भुजा बोल सकते हैं। ए गोले की त्रिज्या क्या है? r है। जालक की एकक कोष्टिका है ये। गोले की त्रिज्या यहां पर क्या है? r। अब देखो अपन देखें, एकक कोष्टिका का आयतन, यानी सरल घनीय जालक होता है जो है, उसकी एकक कोष्टिका का आयतन, सरल घनीय जालक की एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन
बताओ कितना हो जाएगा, एकक कोष्टिका का आयतन a क्यूब होगा, और यहाँ पर a बराबर अपन 2r लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो ये है घन की भुजा, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, एकक कोष्टिका को भी अपन घन ही मान रहे हैं, तो इसका आयतन भी क्या हो जाएगा, किनारे की लंबाई या भुजा क्यूब होगा या नहीं होगा। अब ये भुजा ये किसके बराबर है, यहाँ पर ये लंबाई क्या है, ये लंबाई r, और ये लंबाई क्या है r, और r कितना हो गया 2r, तो इसको लिख सकते हैं, अर्थात आयतन कितना हो जाएगा 2r का क्यूब बराबर 8r क्यूब, ये हो जाएगा एकक कोष्टिका आयतन। और इसमें अवयवी कण कितने होते हैं, एक, तो एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन कितना होता है, एक गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। संकुलन दक्षता क्या होती है, आप सभी जानते हो, संकुलन दक्षता क्या होती है, संकुलन दक्षता किसमें, परसेंटेज में। एकक कोष्टिका के कुल गोलों का आयतन, एकक कोष्टिका के गोलों का आयतन बट्टे क्या लिखेंगे, एकक कोष्टिका का कुल आयतन, यानी सरल घनीय जालक की एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन। इसको गुणा किससे करते हैं अपन, यहां पर मैं लिख रहा हूं का ये आयतन है, इसको गुणा किससे करते हैं, 100 से गुणा करते हैं अपन। तो बताओ संकुलन दक्षता कितनी हो जाएगी, एकक कोष्टिका के गोलों का आयतन कितना है 4/3 पाई r क्यूब, एकक कोष्टिका का आयतन कितना है 8r क्यूब, गुणा किससे करेंगे 100 से करेंगे, सोल्व करेंगे तो ये मान प्राप्त होगा 52.4%। क्या लिख देंगे, अतः सरल घनीय जालक बोले या फिर क्या बोलें, सरल घनीय जालक की एकक कोष्टिका का या सरल घनीय जालक का आयतन कितना है, सरल घनीय जालक की संकुलन दक्षता कितनी प्राप्त हुई अपने को, 52.4% प्राप्त होती है। ये अपने को क्या प्राप्त हुई, जो सरल घनीय जालक था उसकी संकुलन दक्षता अपन इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। क्या पढ़ रहे हैं, सरल घनीय जालक की संकुलन दक्षता, इसकी संकुलन दक्षता ज्ञात करने के लिए इसके एकक कोष्टिका की संकुलन दक्षता अपन ज्ञात कर लेंगे। और एकक कोष्टिका की संकुलन दक्षता कैसे ज्ञात करते हैं, उस एकक कोष्टिका के गोलों का आयतन बट्टे जो सरल घनीय जालक की एकक कोष्टिका होती है उसका आयतन गुणा 100, ऐसे ही करते हैं। तो अपने को पहले क्या चाहिए, हाँ पहले अपन क्या करें, एकक कोष्टिका का आयतन होगा भुजा क्यूब, तो एकक कोष्टिका की भुजा की लंबाई a है और इसका आयतन कितना हो जाएगा a क्यूब, और a किसके बराबर है 2r के बराबर। तो ये तो क्या हो गया, एकक कोष्टिका का क्या हो गया आयतन। एक गोले का आयतन कितना है, हाँ इसमें अवयवी कण कितने हैं, एक ही गोला है, इसमें आप कैलकुलेशन कर लो, सरल घनीय जालक की एकक कोष्टिका में कितने गोले होते हैं, एक गोला, ये एक गोले का आयतन और ये एकक कोष्टिका का आयतन गुणा क्या कर दो 100 कर दो, और ये संकुलन दक्षता अपने को सरल घनीय जालक की यहाँ पर क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। बताओ ये भुजा की लंबाई, ये टोटल लंबाई यही तो है 2r, ये भुजा की लंबाई है क्या a, ये जो a है ये a ही तो है 2r के बराबर, यही तो मैंने यहां पर क्या कर रहा है, डिनोटेड करा है। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा का ऐसा ही आपको नोट्स में नोट डाउन करना है। अब इसके बाद में बात करेंगे, अब इसमें इसकी संकुलन दक्षता इतनी होती है और इसमें वॉइड रिक्तिकाएं कितनी होगी, 100 माइनस 52.4% कितनी आ जाएगी, 47.6% आ जाएगी। तो संकुलन दक्षता इसकी कमी होती है तो इसका स्थायित्व क्या रह जाएगा, कुछ कम रह जाएगा।
अब अपन अगला टॉपिक देखते हैं, एकक कोष्टिका के या एकक कोष्टिका का घनत्व है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, या फिर मैं कहूं एकक कोष्टिका का घनत्व है, उसकी अपन बात करते हैं। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, या फिर इसको कहें अपन एकक कोष्टिका का घनत्व। जैसा कि अपने को पता है, अपन ने पीछे क्या ज्ञात करी, एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करी ना। एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या अपन ने क्या कर ली, ज्ञात कर चुके हैं अपन पीछे। एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या अपन पीछे ज्ञात कर चुके हैं। अब अपन एकक कोष्टिका के, अब अपन क्या देखेंगे, एकक कोष्टिका के घनत्व, एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, और एक और क्या, अवोगाद्रो नंबर। इसको क्या कहते हैं अपन, अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या। इन सब में अपन क्या देखेंगे, संबंध देखेंगे। इन सब में अपन क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे। जैसे मैं बताऊं, कोई एकक कोष्टिका होती है, एकक कोष्टिका के घनत्व का परिकलन, परिकलन निम्न प्रकार किया जाता है। निम्न प्रकार अपन करते हैं, एकक कोष्टिका के घनत्व का अपन परिकलन इस प्रकार से करते हैं, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। कैसे करते हैं एकक कोष्टिका के घनत्व का परिकलन? देखो, आप सभी जानते हो घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, घनत्व होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो अगर अपने को द्रव्यमान ज्ञात हो एकक कोष्टिका का और एकक कोष्टिका का आयतन ज्ञात हो, तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, एकक कोष्टिका का घनत्व ज्ञात हो जाएगा। घनत्व को अपन डी से लिखते हैं, घनत्व को किससे लिखते हैं, डी से। तो अपन मान लेते हैं, यहां पर माना एकक कोष्टिका का आयतन ए क्यूब है। एकक कोष्टिका का आयतन क्या है, ए क्यूब। अब मैं बाकी यहां पर सोल्व कर रहा हूं, चलो यहां पर लिख देता हूं थोड़ा कुछ और। यदि, अब ये तो आयतन तो हो गया ए क्यूब, अब अपने को क्या ज्ञात करना है, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान। द्रव्यमान मिल जाए और उसमें आयतन का क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगी, एकक कोष्टिका की डेंसिटी मिल जाएगी। क्लियर है? अब अपन को क्या डिटरमाइन करेंगे, किसके बारे में अब बात करेंगे अपन, यूनिट सेल के मास के बारे में। यदि एकक कोष्टिका के एक कण की बात करें, या फिर मैं कहूँ वो परमाणु होगा तो परमाणु की बात कर लेंगे, अणु होगा तो अणु की, आयन होगा तो आयन की। एक कण या परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल m है। ये लिखा मैंने नॉर्मल सी लाइन, एक कण का या एक परमाणु का द्रव्यमान क्या है, m है। यहां पर मैं लिख रहा हूं एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, ये हो जाएगा एक कण, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, परमाणु का द्रव्यमान गुणा एकक कोष्टिका के कणों की संख्या, ऐसे लिख सकते हैं अपन। या फिर लिख सकते हैं एकक कोष्टिका का जो द्रव्यमान होता है, एक एकक कोष्टिका का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, एक कण, यानी जो कोष्टिका में एक कण होता है या एक परमाणु होता है उसका द्रव्यमान, और उसको किससे गुणा करेंगे, एकक कोष्टिका में कणों की संख्या। कणों की संख्या को किससे लिख देता हूं मैं, z से लिख देता हूं। किससे लिख देंगे अपन,
एक जो कणों की संख्या होगी उसको z से। तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बताओ? एकक कोष्टिका का द्रव्यमान हो जाएगा, एक कण या परमाणु का द्रव्यमान कितना है m, और ये गुणा क्या हो जाएगा z। तो ये क्या हो गया एकक कोष्टिका का मास यानी द्रव्यमान। एकक कोष्टिका का द्रव्यमान कितना हो गया m इंटू क्या हो गया यहाँ पर z। z क्या है एकक कोष्टिका में कणों की संख्या या फिर मैं कहूं क्या है परमाणुओं की संख्या। इसके बारे में आप बता सकते हो। देखो अब अपन जैसे बात करें, यहां पर एक चीज देख रहा हूं मैं, एकक कोष्टिका के एक परमाणु या फिर मैं बोलूं क्या एक कण बोल सकते हैं, एक कण या फिर मैं बोलूं परमाणु, एक कण का द्रव्यमान ये होता है m/Na। अभी मैं बताया था क्या होता है m, अभी मैंने बताया था यदि एकक कोष्टिका के एक कण या परमाणु का द्रव्यमान क्या है m, तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान क्या हो जाएगा एक कण का द्रव्यमान, और ये क्या है यहाँ पर गुणा है। गुणा किससे कर देंगे एकक कोष्टिका में कणों की संख्या से। एकक कोष्टिका के कणों की संख्या, एकक कोष्टिका में जो कणों की संख्या होगी z, उससे क्या कर देंगे अपन गुणा कर देंगे। m क्या है एकक कोष्टिका के एक परमाणु या कण का द्रव्यमान, z है कितने परमाणु एकक कोष्टिका में है बताओ। एकक कोष्टिका का यहां पर द्रव्यमान आया या नहीं आया, क्लियर है। अब मैंने वही बात लिखी, एकक कोष्टिका के एक कण या परमाणु का द्रव्यमान क्या है m। हां अगर मोलर m क्या है यहां पर m क्या है मोलर द्रव्यमान, जो पदार्थ है उसका क्या है मोलर द्रव्यमान, और Na क्या है Na है अवोगाद्रो नंबर या अवोगाद्रो संख्या। हाँ ये चीज आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। अगर किसी भी पदार्थ के मोलर द्रव्यमान में अवोगाद्रो संख्या का भाग दे दिया जाता है तो उस पदार्थ के एक कण का द्रव्यमान डिटरमाइन हो जाता है। ये मोलर द्रव्यमान में अवोगाद्रो संख्या का भाग देने पर किसी भी पदार्थ के एक परमाणु या एक कण, एक अणु, एक आयन का द्रव्यमान ज्ञात हो जाता है। यह फॉर्मूला पहले का आपका पढ़ा हुआ है, क्लियर है ये बात सभी को। अब मैं बात करता हूं अतः एकक कोष्टिका का घनत्व। तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान कितना है, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान ये रहा, और इसमें किसका भाग देना है आयतन का। द्रव्यमान कितना है m इंटू z, और ये क्या है एकक कोष्टिका का ये पड़ा है आयतन पड़ा है, क्लियर है। अब अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या एकक कोष्टिका का घनत्व ये d बराबर, अतः d बराबर m की जगह क्या लिख सकते हैं m/Na लिख सकता हूं मैं। इसको मैं पहले z को पहले लिख रहा हूं गुणा m ये a³ ये लिख सकते हैं यहां पर। ये अपने को क्या प्राप्त हुआ एकक कोष्टिका का यहां पर घनत्व प्राप्त हुआ। d क्या है d एकक कोष्टिका का घनत्व है। z क्या है एकक कोष्टिका में कणों की संख्या या परमाणुओं की संख्या है, कणों की संख्या है, और a³ क्या है एकक कोष्टिका का क्या है यूनिट सेल का वॉल्यूम है। एकक कोष्टिका का क्या है ये आयतन है, और m क्या है मोलर द्रव्यमान है। एकक कोष्टिका का जो पदार्थ है उसका क्या है मोलर द्रव्यमान है, और ये आप जानते हो Na क्या है अवोगाद्रो नंबर है, अवोगाद्रो संख्या है। सभी को इन चीजों के बारे में यहाँ पर बता दिया है। अब ये न्यूमेरिकल इस पे बनता है, ये अपने को ध्यान रखना है, इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अभी इस साल नहीं आया तो इस पे न्यूमेरिकल बनने की इस साल क्या रहती है संभावना रहेगी। तो अब देखो ये 5 पैरामीटर हैं, डेंसिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल, मोलर मास, वॉल्यूम, अवोगाड्रो नंबर। इनमें से एक नहीं देगा 4 की वैल्यू देगा। जो अज्ञात राशि है उसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी पड़ेगी। जैसे z पूछ ले कणों की संख्या, एक आ जाए कणों की संख्या, तो आप क्या कहोगे क्या नेचर है यूनिट सेल की, आप कहोगे
ये है सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल है, क्योंकि उसी में कणों की संख्या कितनी होती है, एक। अगर ये मान कितना आ जाए, 2 आ जाए, तो कौन सी होगी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होगी, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो अवयवी कण होते हैं वो कितने होते हैं, 2। यदि इसका मान 4 आ जाए तो क्या कहोगे कि जो यूनिट सेल है उसमें अवयवी कणों की संख्या 4 है, इसका मतलब कौन सी हो सकती है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग की यूनिट सेल हो सकती है, सीसीपी की, या फिर किसकी हो सकती है, ये एफसीसी की, फेस क्यूबिक सेंटर्ड, यानी फलक केंद्रित जो जालक होता है उसकी यूनिट सेल हो सकती है। अगर 6 आ जाए तो किसकी होगी, एचसीपी की, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो संरचना होगी उसकी यूनिट सेल होगी। क्लियर है ये बात सभी को? तो अपने को ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इससे न्यूमेरिकल अपने को सोल्व करना है। एक बार फिर से मैं बात करता हूं यूनिट सेल की। यूनिट सेल का घनत्व ज्ञात करेंगे, अवयवी कणों की संख्या पीछे ज्ञात कर चुके, इनमें अपन रिलेशन देखेंगे। ये देख लो, इनमें ही रिलेशन है। यहाँ पे एकक कोशिका के घनत्व का परिकलन इस प्रकार से करते हैं। घनत्व का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना माना, 1 क्यूब, और अब अपन को क्या देखना है, एकक कोशिका का द्रव्यमान। अब एकक कोशिका के एक कण का द्रव्यमान अपन क्या मान रहे हैं, m, तो एकक कोशिका का कुल द्रव्यमान कितना होगा, एक कण के द्रव्यमान को किससे गुणा करें, नंबर ऑफ पार्टिकल, कणों की संख्या से अपन क्या कर देंगे, यहां पर गुणा कर देंगे। ये कर रखा है यहां पर m इंटू जेड। जेड क्या है, यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल, और m क्या है, द मास ऑफ 1 पार्टिकल, एक कण का क्या है, द्रव्यमान है। क्लियर है ये बात? और ये पता है एकक कोशिका के एक कण या परमाणु का द्रव्यमान ये m, और मोलर द्रव्यमान में आवोगाड्रो नंबर का भाग देने पर भी एक ही कण या परमाणु का द्रव्यमान आता है। ये बातें बता रखी है। अतः एकक कोशिका का घनत्व क्या हो जाएगा, ये क्या है, एकक कोशिका का द्रव्यमान, ये क्या है, आयतन। इसको क्या कैपिटल M/NA लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये आपको मैंने सोल्व करवा दिया है। इसके बारे में प्रत्येक चीज मैंने बता दी है। तो बताओ, बता सकते हो एकक कोशिका के घनत्व के बारे में सभी? इसमें आपको कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। चलो इसके ऊपर बेस्ड अपन एक न्यूमेरिकल भी देखते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल है, एक तत्व का मोलर द्रव्यमान दे रखा है 2.7 इंटू 10 की पावर -2। एक तत्व का मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है, 2.7 इंटू 10 की पावर -2। 2.7 इंटू 10 की पावर -2 kg पर मोल। तो किसी तत्व का मोलर द्रव्यमान दे रखा है। मोलर द्रव्यमान मतलब ये क्या दे रखा है, कैपिटल M दे रखा है, जो घनीय एकक कोशिका का बनाता है। और कोशिका के किनारे की लंबाई ये है, जो एकक कोशिका या जो घनीय एकक कोशिका बनाता है, तथा कोशिका के किनारे की लंबाई, कोशिका के किनारे की लंबाई दे रखी है अपने को यहाँ पर 405 पिकोमीटर। आपको पता है पिकोमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 10 की पावर -12 से। तो ये 405 इंटू 10 की पावर -12 से गुणा कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में हो गया ना। ये किलोग्राम में है तो इसको किस में लेना पड़ेगा, मीटर में। तथा घनत्व है 2.7 इंटू 10 की पावर 3, तथा कोशिका का घनत्व है, कोशिका का घनत्व है कितना है, 2.7 इंटू 10 की पावर 3 -3 है या +3 kg प्रति मीटर क्यूब है। तो कोशिका की प्रकृति बताइए है, तो कोशिका की प्रकृति बताइए। अब प्रकृति बताने का मतलब है कि ये जो एकक कोशिका है ये प्रिमिटिव टाइप की है, या फिर बीसीसी की है, या फिर एफसीसी, या फिर मैं क्या बोलूं इसको सीसीपी की है, या फिर ये एचसीपी की है। प्रिमिटिव होगी तो 1, बीसीसी होगी तो 2, ये होगी तो 4, ये होगी तो 6 आएंगे यहाँ पर। ये चीज अपने को क्या रहनी चाहिए, पता रहनी चाहिए। यानी
आद्य एकक कोष्टिका में अवयवी कण 1, काय केंद्रीय एकक कोष्टिका है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कणों की संख्या 2, एफसीसी और सीसीपी में कणों की संख्या 4 और एचसीपी में कणों की संख्या 6। ये बात मैं नहीं बताई है मैंने आपको अपनी बुक में, ये थोड़ा सा दे रखा है। एचसीपी की यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो आप मेरे को नीचे कमेंट लिख देना, उसमें मैं आपको बता दूंगा। समझ में आ गई तो ठीक है। ये अपनी बुक में भी नहीं बता रखा है। अगर आप समझना चाहो, अगर आप इच्छुक हो तो आप ये डाल देना, या फिर आपको पता हो तो ठीक है, या फिर मैं ये क्लास होते ही तुरंत इसके बाद में इसके बारे में चर्चा कर लूंगा आपसे। अभी मैं ये क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं। अब आप अपने को क्या डी दे रखा है, डी कितना है? एकक कोष्टिका का घनत्व ये रहा, ये मैं लिखूं कितना है? 2.7 × 10³ kg प्रति मीटर। और z कितना है? यहाँ पर z ज्ञात करना, प्रकृति मतलब ये कणों की संख्या ज्ञात करनी है, कणों की संख्या से प्रकृति का पता चलेगा। और m मोलर मास कितना दे रखा है? 2.7 × 10⁻², 2.7 × 10⁻² kg पर मोल है, बट्टे ए आयतन कितना है? ये भुजा की लंबाई 405 पिकोमीटर, 405 × 10⁻12 ये पावर 3। और अवोगाद्रो नंबर कितना होता है? 6.023 × 10⁻23। एक मोल में इतने कण होते हैं, यानी पर मोल में आ जाएगा। ये भी क्या रहेगा? कण पर मोल। ये इतने कण होते हैं किसमें? पर मोल में। तो यहां पर मैं मोल इनवर्स लिख देता हूं। अब इसको सोल्व करोगे आप, इसका मतलब ये राशियां तो इधर जाकर के क्या हो जाएगी? गुणा, और इसका क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा, और अपने पास z का मान ज्ञात हो जाएगा। आप ज्ञात करोगे, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कितना होता है? 4 होने का मतलब किस टाइप की यूनिट सेल है? एफसीसी हो सकती है, और कौन सी हो सकती है? सीसीपी हो सकती है। बता सकते हो कौन सी नेचर होगी? एचसीपी हो सकती है, या फिर कौन सी हो सकती है? सीसीपी वाली यूनिट सेल हो सकती है। ये चीज सबको क्लियर हो जानी चाहिए। तो बताओ, आज मैंने आपको ये बताया, जो सिंपल घनीय जालक है उसकी संकुलन दक्षता, और जो एकक कोष्टिका उसका डेंसिटी घनत्व है, और उसके 5 पैरामीटर्स में से अज्ञात ज्ञात कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में ये एक न्यूमेरिकल मैंने आपको सोल्व करवाया। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप तुरंत नोट डाउन करना है नोट्स में। अब उनके बारे में अपन बात करते हैं। कुछ एक, इसको मैं उठा रहा हूं यहां से। देखो, विभिन्न एकक कोष्टिकाओं में एकक कोष्टिकाओं में परमाणुओं की त्रिज्या होती है r, तथा उनके बीच की दूरी, इसको d से लिख रहे हैं, तथा भुजा दूरी में संबंध। इनमें क्या संबंध होता है? अब एक चीज मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। घन का किनारा ए मानते हैं अपन, घन की भुजा, या फिर मैं बोलूं किनारा क्या है? ए। इनमें अपन क्या देखेंगे? संबंध देखेंगे। जैसे मैं बात करूं, यहां पर लिखता हूं मैं क्रम संख्या, यहां पर लिखता हूं एकक कोष्टिका का प्रकार, यानी मैं कहूं ये यहां पर जो एकक कोष्टिका है वो किस टाइप की एकक कोष्टिका है, उनके निकटतम परमाणु के बीच की दूरी, निकटतम परमाणुओं
के बीच की दूरी, और लास्ट में क्या देखेंगे अपन, त्रिज्या, एकक कोष्टिका के जो परमाणु है, जो गोले हैं, उनकी त्रिज्या। परमाणुओं की त्रिज्या, इसको लिख देते हैं अपन r से की दूरी को लिख देते हैं अपन d से। एकक कोष्टिका का प्रकार, सबसे पहले अपन कौन सी एकक कोष्टिका की बात करते हैं, आद्य एकक कोष्टिका की बात करते हैं, सरल घनीय जालक की एकक कोष्टिका की बात करते हैं। सरल बोले या फिर इसको कौन सी एकक कोष्टिका बोल सकते हैं अपन, मार्कर आद्य एकक कोष्टिका बोल सकते हैं, सरल या क्या बोले, आद्य एकक कोष्टिका। सरल घनीय जालक की जो एकक कोष्टिका थी, उनके जो निकटतम परमाणु थे उनके बीच की दूरी, ये दूरी कितनी थी आपको पता हो तो ये दूरी थी, अपन ने मानी थी ये 2r थी a बराबर, तो इसको a भी मान सकते हैं। तो ये दूरी कितनी थी, d बराबर a, ये दूरी भुजा के बराबर ही होती है। और परमाणु की त्रिज्या क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। यहां से अपन ने पीछे भी देखा था, त्रिज्या क्या हो जाएगी, r बराबर a/2, और यहाँ पर भुजा क्या हो जाएगी, या ये मैं भुजा एकक कोष्टिका के किनारे की a बराबर 2r। बताओ इससे निकल सकता नहीं निकल सकता है। तो सरल घनीय जालक की एकक कोष्टिका अभी मैंने बनाई थी जस्ट, उसमें a बराबर 2r लिखा था, a बराबर 2r, तो ये भुजा की लंबाई है, और ये भुजा की लंबाई या दो परमाणुओं के बीच की क्या है, उनके केंद्रों के बीच की क्या है, दूरी 2r, यानी, और यहां से त्रिज्या निकालना चाहूं तो त्रिज्या a/2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, और ये दूरी किसके बराबर है, ये भुजा की लंबाई के बराबर होती है, किनारे की लंबाई के बराबर होती है। तो ये बात समझ में, ये चीज मैं आपको पहले से ही सोल्व करवा चुका हूं। अब अपन बात करेंगे फलक केंद्रित यूनिट सेल। जो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका होती है उसके बारे में, या फिर इसको अपन FCC फलक केंद्रित को कहते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें दूरी कितनी होती है, d बराबर a/√2, a/√2 होती है। हाँ, फलक FCC में आपको मैंने पढ़ाया था, तब बताया था इसमें a था, a बराबर 2√2r, ये संबंध मैंने बताया था आपको पढ़ाते समय। तो बता दो यहाँ पर r क्या हो जाएगा, r क्या हो जाएगा, यहाँ पर r बराबर हो जाएगा a/2√2। तो ये वहां पर पढ़ाया हुआ है, वहां से आप पता कर सकते हो। ये देखो, इसमें मैंने बता दिया था दो परमाणुओं के बीच की दूरी, जैसे मैं बना करके आपको यहां पर बता देता हूं। जैसे एक सामान्य एकक कोष्टिका अपन यहां पे बनाई, ये सरल वाली एकक कोष्टिका है, इसके परमाणु के बीच की दूरी ये बताया था मैंने, ये परमाणु है, जैसे ये थोड़ा सा राउंडेड नहीं हो रहा है, यहां पर ये दूरी देखी जाती है, परमाणु के केंद्रों के बीच की दूरी देखी जाती है हमेशा ही। कैसी दूरी देखी जाती है, परमाणु के केंद्रों के बीच की दूरी। तो ये रही दूरी, दो परमाणु के केंद्रों के बीच की दूरी, ये AD, ये है या नहीं है, ये दूरी, बीच की दूरी को D लिख रहे हैं, ये a के बराबर है। ये बात समझ में आई। और जो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका होती है उसमें D कितनी होती है, a/√2 के बराबर होती है। तीसरी देखिए अपन, तीसरी कौन सी थी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी षटकोणीय निबिड़ संकुलन, या एक इससे पहले थी अंतःकेंद्रित, अंतःकेंद्रित थी अपनी एकक कोष्टिका, इसको अपन क्या बोल रहे थे, BCC। यहां पर भी अपन ने क्या निकाला था, ये दूरी हो जाएगी d बराबर √3/2a, ये उनके कणों के बीच की क्या होती है, दूरी। और यहां पर ये a अपन ने निकाला था, a बराबर ये निकला था 4r/√3, ये a निकला था। और यहां से क्या निकाल सकते हैं अपन, r निकाल सकते हैं, r बराबर हो जाएगा √3, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर a का a रह जाएगा, √3 ऊपर चला गया, और ये क्या हो जाएगा, r गुणा a।
ए, ये क्या हो जाएगी, इसकी दूरी हो जाएगी, परमाणु की क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो ये मेरा बताने का मकसद, ये तीनों चीजें मैं तीनों के बारे में आपको बता चुका हूं, इनसे आप ये चीजें भी निकाल सकते हो। ये सिर्फ मैं रिवीजन करा रहा हूं आपको, ये चीजें मैंने आपको निकाल करके बताई है, और इनसे आप क्या निकाल सकते हो, आर निकाल सकते हो। ये सब मैं निकाल करके बता चुका। इसकी संकुलन दक्षता बता चुका आपको 52.4%, इसकी संकुलन दक्षता बता चुका आपको 74%, इसकी संकुलन दक्षता बता चुका आपको 68%। तो इनसे ये निकाल सकते हो। इस चीज का आपको सभी को क्या है, पता है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, निकटतम परमाणु के बीच की दूरी क्या होती है, इस दूरी का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्लियर है ये बात। अब एक छोटी सी टेबल और बनाता हूं, वो भी मैं केवल आपको रिवाइज करवाने के लिए बना रहा हूं। इसमें एक भी नई चीज नहीं है, जो पीछे अपन पढ़ करके आ चुके उन्हीं चीजों को मैं क्या करवाऊंगा, इसमें रिकैप करवाऊंगा आपसे। तो ये आप इसको, ये है आधे सरल एकक कोष्ठिका, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, उतार सकते हो, और नोट्स में इसी तरह से आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है। अब देखो क्रम संख्या और देखते हैं, संरचना व्यवस्था वगैरह, संरचना और ये व्यवस्था, या इसको कहते हैं अपन पैटर्न भी कह सकते हैं व्यवस्था को। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उपसह संयोजन संख्या बोल सकते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं, समन्वय संख्या भी इसको कह सकते हैं। संकुलन दक्षता, संकुलन दक्षता, और यहां पर मैं लिखूं रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं, या फिर मैं लिखूं यहां पर अंतराकाश, अंतराकाश छिद्र बोल सकते हैं इनको, जो रहते हैं वो। ये यहाँ पर अगर आपको नहीं दिखे तो मैं साथ में बोल भी रहा हूं, ये रिक्तिकाएं बोल रहा हूं या फिर बोल रहा हूं अंतराकाश, यहां पर मैं साथ में बोल रहा हूं। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं सरल घनीय जालक की। सरल घनीय जालक, बताओ सरल घनीय जालक होता है, उसकी व्यवस्था या उसका परतों का पैटर्न क्या होता है, ए ए ए, ये पैटर्न होता है। अब इसमें जो एक गोला है वो कितने गोलों को स्पर्श करता है, वो 6 अन्य गोलों को स्पर्श करता है। उसकी संकुलन दक्षता कितनी होती है, 52.4% होती है। रिक्तिकाएं कितनी होती है, 47.6% होती है। इसमें अपने को ध्यान रखना है। अब देखो आप कहोगे सर ये 6 कैसे आया, ये 6 ऐसे आया जैसे ये अपन ने एक पंक्ति रखी, ये यहाँ पर अपन ने दूसरी पंक्ति रखी, ये यहाँ पर अपन ने तीसरी पंक्ति रखी। अब बताओ एक गोला निकटवर्ती कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 और ये 4, यानी एक परत में एक गोला निकटवर्ती कितने गोलों को स्पर्श करता है, 4 को। ऐसी की ऐसी परत में और जमाऊं तो ये गोला एक ऊपर वाली परत के गोले को भी स्पर्श करेगा। टोटल कितने को स्पर्श करेगा, 5 को। इसके नीचे एक परत होगी, उस परत के भी एक गोले को ये क्या करेगा, स्पर्श करेगा। तो टोटल कितने गोलों को स्पर्श करेगा बताइए आप मेरे को, ये टोटल कितने को करेगा, 6 को। तो इसकी उपसंयोजन संख्या बोलूं या फिर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर बोलूं, वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसके बाद में अपन देखते हैं अंतः केंद्रीय एकक कोष्टिका के बारे में। अंतः या फिर इसको काय केंद्रित एकक कोष्टिका के बारे में अपन बात करते हैं। इसमें पैटर्न होता है ए बी प्रकार का पैटर्न यहां पर अपने को मिलेगा। कैसा पैटर्न मिलेगा, ए बी। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8। बताओ संकुलन दक्षता 68%। बताओ रिक्तिकाएं कितनी रहती है, 32% रहती है। अब बताओ इसमें किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं षटकोणीय, इसको क्या बोलते हैं, बीसीसी। षटकोणीय
निबिड़ संकुलन के बारे में अपन बात करते हैं, या षटकोणीय निबिड़ संकुलन की व्यवस्था के बारे में अपन बात करेंगे। ये व्यवस्था क्या रहती है, ए बी प्रकार की व्यवस्था ही रहती है। कोऑर्डिनेशन नंबर पहले बता चुका 12, ये संकुलन दक्षता पहले बता चुका 74%, और ये रिक्तिका कितनी रहती है यहाँ पर 26% रहती है। तो इसके बारे में तो अपनी बात हो चुकी है। अब अपन बात कर रहे हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, चौथी के बारे में अपन बात करेंगे। हाँ, थोड़ा सा अपने को ये FCC। अब अपन बात करते हैं फलक केंद्रीय, फलक केंद्रित निबिड़ संकुलन के बारे में। फलक केंद्रित निबिड़ संकुलन के बारे में अपन बात करते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के बारे में अपन बात करते हैं। अब इसमें कितने पैटर्न होता है, ABC प्रकार का पैटर्न, और ये समन्वय संख्या यहाँ पर भी 12, और ये संकुलन दक्षता यहाँ पर भी 74%, और ये रिक्तिका यहाँ पर भी कितनी रहती है 26% रहती है। अब इसको अपन क्या कह सकते हैं, इसको घनीय निबिड़ संकुलन भी कहते हैं, बता चुका हूँ पहले। घनीय निबिड़ संकुलन भी इसको अपन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, FCC भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, CCP भी अपन कहते हैं। ये CCP लिखा है मैंने, क्या लिखा है, CCP। बताओ, ये जो पीछे चीजें बताई उन्हीं के बारे में मैंने आपसे रिकैप करा है, उन्हीं के बारे में एक बार फिर से आपसे मैंने बात करी है। तो इस प्रकार से आपको ये नोट्स में इसी तरह से नोट डाउन करना है। इसका मैंने रिवाइज करवाया आपको। आज की क्लास में अपन इतना ही। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये अपना जो यूट्यूब चैनल है विजेंद्र सर केमिस्ट्री नाम से, इसको आप सभी सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले इसका, ताकि मैं जो भी आप लॉकडाउन के दौरान जो भी मैटर, कंटेंट ऑफ मैटर जो प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो आपके पास सुविधाजनक तरीके से और आपको भी पता चले, इस प्रकार से आपके पास पहुँचा सकूँ। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।